What is up guys, this is Pradeep with CG Curves and today we are going to have a look at primitives, polygon components, selection tools, polygon structure tools, modeling objects and deformers. So let's go ahead and get started. ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दी हुई हैं जहाँ से आप डिफरेंट सेक्शंस में जंप कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ और वो है सिनेमा 4D लर्निंग पाथ के बारे में। YouTube में जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पे उनको ऑर्गेनाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। YouTube में ही प्लेलिस्ट होती हैं लेकिन आप वीडियोस को रीऑर्डर नहीं कर सकते। जैसे कि आपने सपोज आज कोई वीडियो अपलोड किया है और वो वीडियो लर्निंग पाथ में पहले आना चाहिए, तो वो ऑर्डरिंग आप YouTube में नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने वेबसाइट पे एक पेज बनाया है sweka.com पर, जहाँ पर आपको सारे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो ऑर्डर में मिलेंगे। मतलब अगर आप नए हैं और बेसिक्स से सिनेमा 4D सीखना चाहते हैं तो आप इस पेज पर आइए और जो सीक्वेंस हमने दिया हुआ है उस तरह से आप ट्यूटोरियल्स को फॉलो करें। तो इसके लिए आपको आना होगा sweka.com पर और यहाँ पे लर्निंग पाथ्स मेन्यू है, इसमें सिनेमा 4D की एंट्री है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा और इसमें 3 सेक्शन है अभी, गेटिंग स्टार्टेड, स्प्लाइन मॉडलिंग एंड पॉलीगन सब डिविजन मॉडलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया गया है, अगर आप बिल्कुल नए हैं और शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये सब आपको आता है, आपको एट्रीब्यूट मैनेजर में सीखना है कि कैसे एडिट करते हैं वैल्यूज़, नेविगेशन कैसे करते हैं, तो आप इन सब को छोड़ के यहाँ जंप कर सकते हैं। तो एक परफेक्ट ऑर्डर में है। इसी तरह से स्प्लाइन मॉडलिंग है, इसी तरह से पॉलीगन सब डिविजन मॉडलिंग है। अब ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो ये जब लाइव आएगा तो ये सबसे ऊपर रहेगा इस पॉलीगन सब डिविजन मॉडलिंग में। इसका मतलब है कि ये वीडियोस मैंने 7 वीडियोस रिकॉर्ड करे हैं, फिर मैं ये वाला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो जब भी आप चैनल पे आएँ तो एक बार इस पेज पे जरूर आएँ, जिससे आपको जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर मिलेगा। ओके, तो पेज का एड्रेस है sweka.com/cinema-4D-learning-path। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पॉलीगॉन एक टाइप की ज्योमेट्री होती है जिसको आप 3D मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलीगॉन्स रिप्रेजेंट एन अप्रॉक्सीमेट सरफेस ऑफ ए 3D मॉडल। एक क्लोज शेप जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हों वो पॉलीगॉन कहलाता है। जो एंड पॉइंट्स होते हैं साइड्स के उनको पॉइंट्स या वर्टिसेस बोलते हैं, और 2 पॉइंट्स को जो लाइन कनेक्ट करती है उसको हम एज बोलते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं मैश में आऊँ पॉलीगन पेन टूल में, तो देखिए टॉप रिपोर्ट में दिखाता हूँ आपको। एक क्लिक किया मैंने, ये पहला पॉइंट बना, दोबारा मैंने क्लिक किया तो एक दूसरा पॉइंट बना। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और ये जो लाइन है बीच में इनको कनेक्ट कर रही है वो एक एज है। अब एक बार और क्लिक किया और फिर एक बार और क्लिक किया, तो यहाँ पर अब देखें आप, मेरे पास 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं और एजेस कितनी हैं? एजेस भी 3 हैं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इनके बीच जो लाइन है वो एक एज है, एक एज यहाँ पर है और एक एज यहाँ पर है, और जो इन के अंदर क्लोज सरफेस है वो एक पॉलीगॉन है, और इस केस में वो एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये देखिए, अगर हम यहाँ पर आए, पॉलीगन्स मोड में जाएं, इसे सेलेक्ट करें तो ये सेलेक्ट होता है, इसका मतलब एक पॉलीगॉन है और इसकी 3 साइड्स हैं। ओके, इसी तरीके से हम क्वाड बना सकते हैं। क्वाड में क्या होगा, हमारे पास 4 पॉइंट्स होंगे, ये क्वाड हो गया। और इसी तरीके से हम एक पेंटागन बना सकते हैं जिसमें कि 5 पॉइंट्स और 5 साइड्स होंगी। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स और 3 साइड्स, ये कहलाता है ट्रायंगल। जिसमें 4 साइड्स और 4 पॉइंट्स होते हैं वो कहलाता है क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह से पेंटागन इज अ 5-sided पॉलीगॉन, a hexagon is a 6-sided polygon, a septagon or heptagon is a 7-sided polygon, an octagon is 8-sided polygon, and a nonagon is a 9-sided polygon. इसी तरह से decagon is a 10-sided polygon. तो जो मोस्ट ऑफ 3D मॉडलर्स होते हैं वो प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट को एज अ बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं मॉडल करने के लिए, और उसके बाद सब ऑब्जेक्ट लेवल्स में उस प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं
प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और जो प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट हैं वो मैथमेटिकल फॉर्मूले से बनते हैं, और इनिशियली प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट के पॉइंट से सर्फेसेस नहीं होती जिनको आप मैनिपुलेट कर सकें। अगर आपको ये मैनिपुलेट करने हैं तो आपको प्रिमिटिव्स को एडिटेबल बनाना होगा। तो कैसे हम उनको एडिटेबल बनाते हैं, कैसे उनको हम सब ऑब्जेक्ट लेवल में मॉडिफाई करते हैं, वो हम लेटर ऑन इस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे पास कितने प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं क्रिएट प्रिमिटिव मेन्यू से, या फिर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट कमांड ग्रुप है, इसमें भी हम यहाँ से भी हम सारे प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये जो प्रिमिटिव मेन्यू है यहाँ से हम इसको टियर ऑफ कर लेते हैं और इसको डॉक कर लेते हैं इस तरफ, ओके, जिससे हम एक्सेस करें आसानी से इसको। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्यूब, ओके। तो एक क्यूब ऑब्जेक्ट है, ये पैरामेट्रिक ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब अभी जो क्यूब आप देख रहे हैं ये मैथमेटिकल फॉर्मूला से क्रिएट किया गया है, और इसके जो पैरामीटर्स हैं यहाँ आपको ऑब्जेक्ट टैब में मिलेंगे, और इनको आप चेंज कर सकते हैं इसका साइज चेंज करने के लिए, ठीक है। तो पहले इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट टैब में। देखिए सबसे पहले है साइज x, जो कि अलोंग x एक्सिस इसका साइज है। इसी तरीके से अगला पैरामीटर है हमारे पास साइज y, और इसी तरीके से नेक्स्ट पैरामीटर है साइज g, ओके। यहाँ पे आप 3 हैंडल्स देख रहे हैं येलो कलर में, जहाँ पे ये लाइन है और लास्ट में डॉट है, ये हैंडल्स हैं। तो इंटरैक्टिवली अगर व्यू पोर्ट में आपको चेंज करना है, यहाँ से नहीं करना, व्यू पोर्ट से करना है, तो इंटरैक्टिव चेंज कर सकते हैं आप, क्लिक एंड ड्रैग। सो ये है अलोंग g एक्सिस साइज, अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस, ओके। यहाँ पे है सेगमेंट्स, तो नंबर ऑफ सब डिविजन्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड g एक्सिस, इन 3 पैरामीटर से हम कंट्रोल करते हैं, जो है सेगमेंट x, सेगमेंट्स y एंड सेगमेंट्स g। तो इन्हें देखने के लिए हम डिस्प्ले मोड को लाइंस मोड में कर लेते हैं, ग्राउंड शेडिंग लाइंस मोड। और अब देखिए यहाँ पे हमारा एक सेगमेंट है, मतलब एक पॉलीगन है। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो देखिए अब यहाँ पे सेगमेंट्स कितने हो गए, 2 अलोंग g एक्सिस, एक पॉलीगन ये है, एक पॉलीगन ये है। इसी तरीके से सेगमेंट्स अलोंग y एक्सिस एंड सेगमेंट्स अलोंग x एक्सिस, ऑलराइट। अब इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। सेपरेट सर्फेसेस पे अभी हम वापस आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास फिलेट। अगर हम फिलेट चेक बॉक्स को इनेबल करेंगे तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फिलेट रेडियस एंड फिलेट सब डिवीजन हमें मिलता है, साथ के साथ यहाँ पे कुछ एडिशनल हैंडल्स हमें मिलते हैं। 3 हैंडल्स मिलते हैं, और तीनों के तीनों हैंडल्स क्या करते हैं, रेडियस को कंट्रोल करते हैं, फिलेट रेडियस को। और ये जो फिलेट एरिया है इसका डिग्री ऑफ सब डिवीजन जो है वो फिलेट सब डिवीजन कंट्रोल करता है। अभी देखिए 1, 2, 3 सब डिवीजन है, सब डिवीजन है यहाँ पर, इनको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ओके। तो ये है फिलेट, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हम वापस आते हैं सेपरेट सरफेसेस के लिए। तो क्या होता है अगर मैं इसको एडिटेबल पॉली बनाऊँ इस ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगा। देखिए अब ये पॉलीगन बन गया, यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट टैब हट गया। तो जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को एडिटेबल बनाते हैं तो उसके जो पैरामेट्रिक क्रिएशन पैरामीटर्स होते हैं वो हमें नहीं मिलते जब हम उसे एडिटेबल कर देते हैं। एक ही उपाय है आपके पास कि आप वापस Ctrl+Z करें और वापस जाएं, अनडू करें वापस जाएं, नहीं तो ये चेंज परमानेंट है, आप वापस उसको पैरामेट्रिक नहीं बना सकते। सपोज आपने सीन सेव कर लिया, दोबारा ओपन किया, अब आप चाहें जो आपका पैरामेट्रिक ऑब्जेक्ट था जिसको आपने एडिटेबल बनाया था वो फिर से पैरामेट्रिक ऑब्जेक्ट बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम थे सेपरेट ऑब्जेक्ट पे, अभी जब हमने इसे कन्वर्ट किया, इसे एडिटेबल किया, एडिटेबल पॉली बनाया, तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब मैं अनडू कर रहा हूँ, Ctrl+G से वापस जा रहा हूँ, वापस मेरा पैरामेट्रिक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये आइकन दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर अब मैं सेपरेट सर्फेसेस चेक बॉक्स को इनेबल करूँ और अब इसको एडिटेबल बनाऊँ, अब देखिए क्या होगा, अब वहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, अब मेरे पास एक नल ऑब्जेक्ट है, और नल ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास 6 डिफरेंट फेसेस हैं, ठीक है। तो हर एक फेस अब अलग है। पहले क्या था, सारा ऑब्जेक्ट एक था,
तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह से है कि आपको हर फेस अलग चाहिए तो आप सेपरेट फेसेस का यूज़ कर सकते हो। ओके, फिर से मैं अब अंडू कर रहा हूँ वापस जाने के लिए ऑब्जेक्ट जहाँ पे मेरा पैरामीट्रिक ऑब्जेक्ट था, वापस आ गए हम यहाँ पर। अब देखिए, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एडिटेबल बनाते हैं, किसी भी प्रिमिटिव को हम एडिटेबल बनाते हैं तो क्या होता है। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ पर ऑप्शन है एडिटेबल करने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है शॉर्टकट की, जो सबसे आसान है, आप C प्रेस करिए अपने कीबोर्ड पे तो एडिटेबल बन जाएगा। आप मैश में जाके मैश कन्वर्जन मेक एडिटेबल कर सकते हैं। ओके, टूल्स पैलेट पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये मेक एडिटेबल का आइकन है, यहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मैनेजर में आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन आता है मेक एडिटेबल का। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन आता है मेक एडिटेबल का। राइट क्लिक करते हैं आप ऑब्जेक्ट पे तो भी आपके पास ऑप्शन आता है मेक एडिटेबल का। तो 5-6 जगह हैं जहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका वो यही है कि आप C प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे। तो जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को एडिटेबल बनाते हैं तो देखिए क्या होता है। मैं इसको एडिटेबल बनाता हूँ। नंबर 1, मेरे को सेपरेट फेसेस डिसेबल करना होगा और अब मैं इसको एडिटेबल बनाता हूँ। तो जो सबसे पहले चेंज हुआ है वो आइकन में चेंज हुआ है। जो क्यूब ऑब्जेक्ट का आइकन था, क्यूब उसका आइकन था, अब देखिए पॉलीगन आइकन हो गया है। नंबर 1, एट्रीब्यूट मैनेजर में देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट टैब गायब हो गया। इसका मतलब पैरामीट्रिक क्रिएशन प्रोसेस भी अब चले गए हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो आप मॉडल मोड में आइए और आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो भी टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं यहाँ पर, स्केल, रोटेट और मूव। ओके, तो एक बार आपने इसको एडिटेबल कर दिया तो फिर आप आ सकते हैं इसके सब डिवीजन लेवल में, सब ऑब्जेक्ट लेवल में, पॉइंट्स में आ जाएंगे, एजेस में आ जाएंगे, पॉलीगन्स में आ जाए और फिर आप इसके ऊपर कोई भी टूल अप्लाई कर सकते हो इस प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट को, जो क्यूब था हमारे पास, उसको मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जो भी मॉडलर्स होते हैं वो शुरुआत करते हैं प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट से, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं एडिटेबल पॉली में, और फिर जो पॉइंट्स, एजेस और पॉलीगन सब ऑब्जेक्ट लेवल्स हैं उनको यूज़ करते हुए प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट से कॉम्प्लेक्स मैसेज बनाते हैं। ओके, तो वो देखेंगे हम कैसे करते हैं, कौन कौन सी कमांड्स हमारे पास हैं, किस किस तरह से हम इस मोड्स को यूज़ कर सकते हैं, वो आगे आएगा इस वीडियो में। फिलहाल अब हम अगले ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि है सिलेंडर। देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है सिलेंडर। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं हम कंट्रोल करते हैं ऑब्जेक्ट, कैप्स एंड स्लाइस टैब से एट्रीब्यूट मैनेजर में। तो ऑब्जेक्ट टैब में इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले है रेडियस, जो कि कंट्रोल करता है रेडियस ऑफ द सिलेंडर। देन वी हैव हाइट टू डिफाइन द हाइट ऑफ द सिलेंडर। और इन दो पैरामीटर्स को इंटरएक्टिवली आपको चेंज करना है। तो ये यहाँ पे 2 हैंडल्स हैं। जो ये बीच वाला हैंडल है, जो सेंटर ऑफ दिस कैप है, उससे आप हाइट कंट्रोल कर सकते हो, एंड यू कैन यूज दिस हैंडल टू एडजस्ट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट वी हैव हाइट सेगमेंट्स, और ये कंट्रोल करता है नंबर ऑफ सेगमेंट्स अलोंग दी, ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, सिलेंड्रिकल जो शेप है, और अलोंग द, और इसको हम लेंथ वाइज बोल सकते हैं। लेंथ वाइज जो डिग्री ऑफ सब डिवीजन है वो हम हाइट सेगमेंट से कंट्रोल करते हैं, और रोटेशन सेगमेंट से हम कंट्रोल करते हैं सब डिवीजन अलोंग इट्स सर्क्यूमफेरेंस। ठीक है, रोटेशन सेगमेंट जो इसकी सर्क्यूमफेरेंस है उसके अलोंग जो डिग्री ऑफ सब डिवीजन होगा उसको हम कंट्रोल करते हैं रोटेशन सेगमेंट से। नेक्स्ट है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन है कि किस तरफ ओरिएंट रहेगा, इनिशियल ओरिएंटेशन जो ऑब्जेक्ट का है वो किस तरफ रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट +y होता है ऊपर की ओर, इसको आप +x कर सकते हैं, +g कर सकते हैं, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आएंगे हम कैप्स में। कैप्स में देखेंगे आपकी कैप्स चेक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है, और इसी की वजह से हमारे जो टॉप और बॉटम में है सिलेंडर की कैप्स रहती हैं। अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो वो कैप्स गायब हो जाएंगी और हमें मिलेगा एक हॉलो सिलेंडर।
ओके। अगर ये इनेबल रहता है तो हमें मिलेंगी कैप्स, और उसके नीचे सेगमेंट से जो कैप एरिया है इसमें इसका जो डिग्री ऑफ सब डिवीजन है उसको हम कंट्रोल करते हैं इस सेगमेंट से, इस सेगमेंट्स पैरामीटर से। तो देखिए 3 सेगमेंट्स है, 1 2 3, वो हमने कंट्रोल किया इस सेगमेंट से। वापस इसको मैं 1 कर देता हूँ। नेक्स्ट है फिलेट, जैसे हमने क्यूब में देखा था एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे भी काम करता है। और एक एडिशनल यहाँ पे आपको मिलेगा, 3 ही होते हैं इसमें, क्यूब में तो 3 एक्स्ट्रा आते हैं केवल रेडियस कंट्रोल करने के लिए सिलेंडर में। एक ये हाइट के लिए, दूसरा रेडियस के लिए, ये वाला रेडियस के लिए, जो तीसरा मिलता है इससे आप फिले रेडियस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लैट सेगमेंट्स हैं और रेडियस है। ऑलराइट, तो मैं फिलेट को बंद कर देता हूँ। अब हम आते हैं स्लाइस टैब में। अगर आप इसको स्लाइस करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को, अब ये 360 डिग्री रोटेशन है पूरा ऑब्जेक्ट का, अगर हम उसके एंगल को चेंज करना चाहते हैं तो हम आएंगे यहाँ पर स्लाइस टैब में और इनेबल करेंगे स्लाइस चेकबॉक्स को। तो ये देखिए स्लाइस बन गई। 0 to 180 डिग्री, 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, और 180 डिग्री इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सपोज 0 to 90 डिग्री अगर हमें स्लाइस चाहिए तो ये स्लाइस बन जाएगा। अब ये जो रेगुलर ग्रिड ऑप्शन है यहाँ पर, ये कंट्रोल करता है रेगुलर ग्रिड और विड्थ। जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो विड्थ पैरामीटर आपको मिल जाएगा। ये कंट्रोल करता है जो ये प्लानर पार्ट है। जब हमने इसे स्लाइस किया तो 2 प्लानर एरियाज हमको मिले, तो इन एरियाज में जो डिग्री ऑफ सब डिवीजन है वो कंट्रोल करता है ये रेगुलर ग्रिड चेकबॉक्स, उसे इनेबल करता है, और विड्थ कंट्रोल करती है कि कितना डेंस यहाँ पे सब डिवीजन होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेंटीमीटर है अभी। जितना आप नीचे जाएंगे उतना डेंस आपका सब डिवीजन यहाँ पे होगा, जितना आप वैल्यू इसको बड़ी रखोगे उतना कम यहाँ पे आपका सब डिवीजन होगा। तो लेट्स से 10 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं द डिग्री ऑफ सब डिवीजन ऑफ दिस फ्लैट एरिया जब हम इसे स्लाइस करें। तो ये था सिलेंडर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिस्क की तरफ। अब लेते हैं हम डिस्क ऑब्जेक्ट, और डिस्क ऑब्जेक्ट में अगेन हमारे पास 2 टैब्स हैं, ऑब्जेक्ट एंड स्लाइस, जहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है इनर रेडियस, जो इसकी इनर रेडियस को कंट्रोल करता है, और आउटर रेडियस जो डिस्क की आउटर रेडियस को कंट्रोल करता है। 2 हमारे पास यहाँ पे हैंडल्स हैं जिनकी हेल्प से हम इन 2 पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्क सेगमेंट, जो कि कंट्रोल करता है, जो डिफाइन करता है रेडियल सेगमेंट्स ऑफ द डिस्क। तो ये कंट्रोल कर रहा है रेडियल सेगमेंट्स, और जो रोटेशन सेगमेंट है वो कंट्रोल करता है सब डिवीजन अलोंग द सर्कम्फरेंस। ये देखिए, तो जितना आप रोटेशन सेगमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे उतनी स्मूथ डिस्क आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर हम इसे 3 रखते हैं तो हमें इस तरह की शेप मिलती है, एक ट्रायंगल की शेप मिलती है। एक और बढ़ाएंगे तो एक स्क्वायर की शेप हमें मिलती है। इसी तरीके से कहने को ये डिस्क ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप इस तरह की शेप्स भी इससे बना सकते हैं। ओके, सो डिस्क सेगमेंट इज रेडियल सब डिवीजन एंड रोटेशन सेगमेंट इज द सब डिवीजन अलोंग द सर्कम्फरेंस। ओके, और देन हमारे पास यहाँ पे ओरिएंटेशन है। अगेन किस डायरेक्शन में हम इसको ओरिएंट करना चाहते हैं हम यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्लाइस टैब में जैसे हमने पहले देखा, हम स्लाइस चेकबॉक्स को इनेबल करेंगे, और हमारे पास स्लाइस फ्रॉम और स्लाइस टू 2 पैरामीटर्स आएंगे। इन पैरामीटर से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी स्लाइसिंग, हमें इस ऑब्जेक्ट को कितना स्लाइस करना है। ऑलराइट, अगला प्रिमिटिव है हमारे पास प्लेन। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 400 बाय 400 यूनिट का एक प्लेन ऑब्जेक्ट मिलता है, तो जिसकी विड्थ एंड हाइट को आप इन इंटरैक्टिव हैंडल से क्रिएट कर सकते हैं। विड्थ सेगमेंट्स हैं, नंबर ऑफ सब डिविजन्स अलोंग द विड्थ एंड अलोंग द हाइट है हाइट सेगमेंट्स। इसी तरह से ओरिएंटेशन है, जैसे हमने पीछे देखा था किस तरफ आप ओरिएंट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को। तो जो इनिशियल ओरिएंटेशन है ऑब्जेक्ट का वो डिफाइन करता है ये ओरिएंटेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगॉन। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अब मैं ऐड करता हूँ पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट।
ये एक बाय डिफॉल्ट एक क्वाड पॉलीगन बनाता है, देखिए, ठीक है। और नंबर ऑफ सेगमेंट्स इसके एक रहते हैं, मतलब अभी इसका एक ही सब डिवीजन है। अगर आप एक और बढ़ा दें तो आप देख पाएंगे कि 1 2 3 4 ये गिज्मो जो होता है, एक्सिस गिज्मो जो होता है, इसको आप बंद कर सकते हैं। फिल्टर में जाके एक्सिस ऑल्ट डी, ओके, ऑल्ट डी करने से वो चला जाता है, जिससे कि आपको क्लियर दिख सके। तो ये 2 हैंडल्स हैं जो करते हैं, ये वाला करता है विड्थ को डिफाइन और ये वाला हैंडल डिफाइन करता है हाइट को। सेगमेंट्स आपने देख लिया कि किस तरह से हम सेगमेंट्स इसमें बढ़ा सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट एक क्वाड पॉलीगन होता है। अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल चेक बॉक्स को इनेबल करना होगा। तो अब ये ट्रायंगल बन गया, ये देखिए, ठीक है। तो ट्रायंगल और क्वाड आप इससे बना सकते हैं, जो इसका पैरामीट्रिक नेचर है। ओरिएंटेशन, किस डायरेक्शन में आप इसको ओरिएंट करना चाहते हैं, वो ओरिएंटेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप कंट्रोल कर सकते हो। ऑलराइट, अगला ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्फीयर, और स्फीयर में आपको एक ही हैंडल मिलता है और ये कंट्रोल करता है इसकी रेडियस, ओके। सो रेडियस पैरामीटर फॉर कंट्रोलिंग द रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड देन सेगमेंट्स, देखिए, ठीक है, डिग्री ऑफ सब डिविजन। और अब आता है टाइप। तो जो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें जो डिफरेंट टाइप है, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा अरेंजमेंट सरफेस का लिया जाएगा इस स्फीयर को बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं जो डिफरेंट सरफेस को जनरेट करते हैं, ओके। जैसे कि डिफॉल्ट स्टैंडर्ड होता है, आप टेट्राहेड्रॉन ले सकते हैं, इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। आप ले सकते हैं हेक्साहेड्रॉन या फिर ऑक्टाहेड्रॉन, आइकोसाहेड्रॉन और हेमिस्फीयर। अगर आप हेमिस्फीयर लेंगे तो ये आधा स्फीयर आपको मिलेगा जो नीचे से ओपन होता है, मतलब, ठीक है, बॉटम से ओपन रहेगा। तो हेमिस्फीयर अगर आपको चाहिए तो आपको टाइप हेमिस्फीयर लेना पड़ेगा, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड टाइप लेते हैं तो आपको रेंडर परफेक्ट चेक बॉक्स पे मिलता है। सो व्हेन यू इनेबल दिस चेक बॉक्स, अ परफेक्ट स्फीयर इज जनरेटेड, ठीक है। और एक परफेक्ट स्फीयर क्या होता है, वो ट्रूली राउंड होता है और स्मूथ होता है, और ये जल्दी रेंडर होता है एक नॉर्मल पॉलीगन स्फीयर से, ठीक है। तो एक पॉलीगन, एक परफेक्ट स्फीयर तब तक परफेक्ट रहता है जब तक कि आप उसको डिस्टॉर्ट ना करें, उसके पॉइंट्स को या एजेस को या पॉलीगॉन्स को न छेड़ें, तब तक वो परफेक्ट रहता है। तो अगर आपको परफेक्ट स्मूथ और राउंड स्फीयर चाहिए तो आपको रेंडर परफेक्ट ऑप्शन का यूज करना होगा, ओके। जो कैप्सूल ऑब्जेक्ट होता है वो एक कैप्सूल बनाता है, और उसकी जो कैप्स होती हैं वो हेमिस्फेरिकल होती हैं। अगर आप फ्रंट व्यू में देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ तक ये सिलेंड्रिकल शेप है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद ये हेमिस्फेरिकल कैप्स हैं। तो कोई पिल टाइप अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई कैप्सूल बनाना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं ऊपर ले आता हूँ ग्रिड से। अब देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें मिलेंगी ऑब्जेक्ट और स्लाइस टैब में। स्लाइस बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी तक हमने देखा है, ये देखिए, इसको हम स्लाइस कर सकते हैं, और उसका जो डिग्री ऑफ सब डिवीजन है वो हम रेगुलर ग्रिड और विड्थ पैरामीटर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्लाइस को बंद कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट टैब में आते हैं यहाँ पर, और पहला पैरामीटर है हमारे पास रेडियस ऑफ दिस कैप्सूल, यहाँ से कंट्रोल होती है। हाइट से हम हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। देन वी हैव हाइट सेगमेंट्स, ये देखिए, और कैप सेगमेंट्स, और जो सर्क्यूफरेंस है उसके अलोंग जो डिग्री ऑफ सब डिवीजन है उसे हम रोटेशन सेगमेंट से कंट्रोल करेंगे। तो देखिए, हाइट सेगमेंट्स अलोंग हाइट सब डिविजन्स, अलोंग कैप्स सब डिवीजन, कैप्स के एरिया में, और अलोंग सर्क्यूफरेंस रोटेशन सेगमेंट्स। और जैसे हमने देखा है, ओरिएंटेशन से हम चेंज कर सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिफॉल्ट रहता है वाई प्लस वाई, जैसे कि सारे ऑब्जेक्ट का ही डिफॉल्ट रहता है ओरिएंटेशन, ऑलराइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास कोन। तो इस ऑब्जेक्ट से आप एक कोनिकल सरफेस बना सकते हैं, ओके।
तो यहाँ पे है हमारा टॉप रेडियस, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 रहता है, और जब ये 0 रहता है इसीलिए आपको एक पॉइंटेड कोन मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसे वापस 0 कर दूँ, बाय द वे अगर आप राइट क्लिक करेंगे किसी भी स्पिनर पे तो वो उसकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है उसमें स्विच कर जाएगा। तो ये टॉप रेडियस है, देखिए टॉप रेडियस, और ये है बॉटम रेडियस, 2 पैरामीटर हैं यहाँ पे। अगर टॉप रेडियस और बॉटम रेडियस बराबर हो गई तो आपको एक सिलेंडर मिलेगा। टॉप 103 है, अगर हम बॉटम को भी 103 कर दें तो अब कोन की जगह हमें मिल जाएगा सिलेंडर, ठीक है। तो जो टॉप रेडियस है और बॉटम रेडियस है उसके लिए हमारे पास ये 2 हैंडल्स हैं, और जो बीच वाला है सेंटर में जो है वो हाइट के लिए है। ओके, तो वापस मैं 0 कर देता हूँ टॉप रेडियस को, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कोन की तरह दिखे। अब आते हैं हमारे पास हाइट सेगमेंट्स, ये देखिए अलोंग द लेंथ वाइज जो सेगमेंट्स है, और दूसरा है हमारे पास रोटेशन सेगमेंट्स अलोंग द सर्क्यूमफेरेंस। ओके, अब अगर आप कैप्स में आएंगे, वापस मैं टॉप रेडियस दे रहा हूँ, और अब हम आते हैं कैप्स में। तो यहाँ पे कैप्स चेक बॉक्स इनेबल है बाय डिफ़ॉल्ट, जिससे हमें ऊपर और नीचे दोनों जगह कैप्स मिल रही हैं। अगर हम इसको डिसेबल कर दें तो हमारा हॉलो कोन बन जाएगा, ठीक है। तो वापस हम इसे ऑन करते हैं। कैप सेगमेंट, द नंबर ऑफ सब डिविजन्स ऑफ द कैप्स इन द रेडियल डायरेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय दिस कैप सेगमेंट्स पैरामीटर। अब आते हैं फिलेट की बारी। अगर आप फिलेट को ऑन करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि टॉप एंड बॉटम 2 एरिया हैं इसके। टॉप रेडियस देखी आपने, बॉटम रेडियस देखी, तो इसलिए हमारे पास दो यहाँ पर पैरामीटर्स हैं। लेकिन सेगमेंट्स वाला तभी ऑन होगा, आप किसी एक को भी ऑन करेंगे तो तभी ये ऑन होगा, ठीक है। तो टॉप फिलेट एंड बॉटम फिलेट ये दोनों हमने ऑन किए। यहाँ पे हमें कंट्रोल्स मिले हैं, देखिए ये कंट्रोल कर रहा है टॉप फिलेट रेडियस, और इसी तरीके से बॉटम में है हमारे पास बॉटम फिलेट रेडियस, ठीक है। देखिए दोनों चीज़ हो रही हैं, और उनकी हाइट देखिए, ये बॉटम की हाइट थी, और ऐसे ही यहाँ पर टॉप में हाइट है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइस टैब हियर यहाँ पर, और लेट्स इनेबल द स्लाइस चेक बॉक्स। वही सेम जो अभी तक हम देखते आए हैं कि फ्रॉम इनटू रेगुलर ग्रिड एंड विड्थ, जिससे हम डिग्री ऑफ सब डिवीजन कंट्रोल कर सकते हैं इस प्लानर सरफेस की, जो कि स्लाइस ऑपरेशन के बाद हमें मिला है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास फिगर, और ये हमें देता है एक फिगर ऑब्जेक्ट, और इसका यूज़ कर सकते हैं हम जब हम जैसे रिगिंग सीख रहे हों या कंस्ट्रेंट सीख रहे हों, तो उस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है जब तक ये पैरामेट्रिक रहता है तो इसके लिए आपके पास 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी हाइट और कितने सेगमेंट्स से ये बना हुआ है। डिग्री ऑफ सब डिवीजन कंट्रोल कर सकते हैं हम सेगमेंट्स पैरामीटर से। लेकिन अगर आप इसको एडिटेबल करें, कैसे एडिटेबल करते हैं हम, सी प्रेस करके। तो जैसे हम इसको एडिटेबल बनाएंगे तो देखिए क्या होता है, एक फिगर पॉलीगन ऑब्जेक्ट बना है पेरेंट, उसके अंदर अब हमको डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिले हैं एक हायरार्किकल नेचर में, ठीक है, एक हायरार्किकल अरेंजमेंट में। तो जैसे फिगर के नीचे है पेल्विस, तो अगर मैं पेल्विस को सेलेक्ट करूँगा तो देखिए पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा। अगर मैं लेफ़्ट थाई को सेलेक्ट करता हूँ तो लेफ़्ट थाई और उसके नीचे जितना भी ऑब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, नी है या एंकल है या टो है, वो सब उसके साथ मूव करेंगे। तो एक तरह से ये प्रैक्टिस के लिए है यहाँ पर, जब आप बिल्कुल नया रिगिंग सीख रहे हो तो आप इस फिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बेसिक मैश, ठीक है। अगला ऑब्जेक्ट है हमारे पास लैंडस्केप ऑब्जेक्ट, और ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑब्जेक्ट है। इससे बहुत जल्दी आप लैंडस्केप्स बना सकते हो। तो इसके लिए मैं 1 मिनट इसका जो शेडिंग है वो ग्राउंड शेडिंग कर देता हूँ, लाइंस वाली हटा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारे पास है यहाँ पर, जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है साइज अलोंग एक्स, साइज अलोंग वाई एंड साइज अलोंग जी एक्सिस, तीसरा पैरामीटर, राइट। और यहाँ पे आपके पास 3 कंट्रोल्स भी हैं, जो साइज अलोंग जी एक्सिस
साइज अलोंग एक्स एक्सिस और साइज अलोंग वाई एक्सिस को कंट्रोल करते हैं। देखिए कितने जल्दी आपको एक लैंडस्केप ऑब्जेक्ट मिलता है यहाँ पर। जो अगली प्रॉपर्टीज़ है वो विड्थ सेगमेंट और डेप्थ सेगमेंट है, और ये कंट्रोल करते हैं नंबर ऑफ विड्थ सब डिविजन्स। और अगर मैं लाइंस मोड कर दूं तब आपको दिखेगा क्लियरली नंबर ऑफ विड्थ सेगमेंट्स एंड नंबर ऑफ डेप्थ सेगमेंट्स यहाँ से कंट्रोल होते हैं। ओके, जितना सेगमेंट्स आप ज़्यादा स्पेसिफाई करोगे उतना ही जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे उतना फाइन बनेगा। मतलब द मोर सेगमेंट्स यू स्पेसिफाई द फाइनर द स्ट्रक्चर विल बी। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास, दो नेक्स्ट पैरामीटर्स हैं रफ फरोज एंड फाइन फरोज। तो ये दोनों कंट्रोल करते हैं कि हाउ रफ एंड अनइवन द लैंडस्केप विल बी। अगर आपने लो वैल्यूज स्पेसिफाई करी रफ और फाइन फरोज के लिए तो क्या होगा, जेंटल हिल्स मिलेंगे आपको, और अगर आपने हाई वैल्यू की तो आपको रफ माउंटेन्स मिलेंगे। तो जितने आप इस वैल्यू को ऊपर करोगे उतने आपको रफ माउंटेन्स मिलेंगे, और जितनी आप इस वैल्यू को कम रखोगे उतने ही आपको जेंटल हिल्स मिलेंगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज पे ले आते हैं इसकी 50-50। ओके, सो ये हो गया रफ फरोज एंड फाइन फरोज। नेक्स्ट है स्केल। ये स्पेसिफाई करता है हाइट ऑफ फिशर्स इन द लैंडस्केप। ठीक है, ये हो गया स्केल। सी लेवल ये डिफाइन करता है हाइट ऑफ द सी। ठीक है, जितनी ज़्यादा वैल्यू आप इसकी दोगे उतना जो आपका लैंडस्केप है वो सी में चला जाएगा। ये देखिए सी में डूब रहा है। ठीक है, तो ये है सी लेवल। अगेन द हायर द वैल्यू स्पेसिफाई द फर्दर द लैंडस्केप विल स्लिप इनटू द सी। नेक्स्ट है, इसी में एक ऑप्शन है यहाँ पर, चेक बॉक्स है बॉर्डर्स एट सी लेवल। अगर हम इसे डिसेबल कर देंगे तो जो लैंडस्केप है वो ट्रंकेट हो जाएगा सी लेवल पे और फिर से लिफ्ट हो जाएगा इसकी फुल हाइट में। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। पहले सी लेवल पे ट्रंकेट होगा और फिर जो हाइट आपने स्पेसिफाई की थी उतनी हाइट पे आ जाएगा। तो अगर आपको ये और इस तरह का कोई लैंडस्केप चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो बॉर्डर्स एट सी लेवल चेक बॉक्स। मतलब आप इसको डिसेबल रखें इस तरह के स्ट्रक्चर को पाने के लिए। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीफैक्टरल प्लेटो लेवल भी है। यहाँ पे एक और पैरामीटर प्लेटो लेवल क्या है, रिवर्स ऑफ सी लेवल है। देखिए तो अगर आपको इस तरह से प्लेटो बनाना है, प्लेटो लेवल को रेज करें आप, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा। ओके, उसके बाद है ओरिएंटेशन। जिधर भी आप ओरिएंट करना चाहें इसको, जिस तरह की भी शेप बनाना चाहें आप यहाँ से ओरिएंटेशन को सेट कर लें। इसके बाद है सीड। सीड क्या करता है कि ये डिफरेंट पैटर्न्स को आपको दिखाएगा। ठीक है, देखिए जैसे जैसे आप सीड बदलेंगे अलग अलग पैटर्न्स आपको मिलेंगे। तो जो भी आपको चाहिए, जहाँ पे भी आपको लगे कि ये अब ठीक है, वहाँ पे जाके आप रुक जाइए, वरना और आप सीट को बढ़ाते रहिए, आपको अलग अलग पैटर्न्स मिलते रहेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीफैक्टरल। मल्टीफैक्टरल को आप ऑन रखें, क्योंकि अगर आप मल्टीफैक्टरल नहीं रखेंगे तो एक दूसरा एल्गोरिदम सिनेमा 4D यूज़ करेगा लैंडस्केप बनाने के लिए। लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप मल्टीफैक्टरल को ऑन रखें, जिससे कि आपको स्मूथ जो स्ट्रक्चर है वो फाइन मिलेगा, स्मूथ मिलेगा। ठीक है, तो मल्टीफैक्टरल को आपको ऑन ही रखना है। और नेक्स्ट है स्फेरिकल। आप इस लैंडस्केप को अगर स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इस तरह से इसको स्फीयर भी बना सकते हैं। और जैसे ही आप इसको स्फेरिकल शेप में चेंज करेंगे आपके पास एक एडिशनल यहाँ पे हैंडल आएगा। एडिशनल नहीं, एक हैंडल आएगा, क्योंकि अगर स्फेरिकल नहीं है तो 3 हैंडल्स होते हैं साइज कंट्रोल करने के लिए अलोंग एक्स वाई एंड जी। लेकिन जैसे आप स्फेरिकल करेंगे आपके पास एक ही हैंडल होगा जो कंट्रोल करेगा रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अगर इस तरह का आपको कोई एस्टेरॉयड बनाना है, कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए आप ये स्फेरिकल चेक बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपका लैंडस्केप ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऑयल टैंक। और
ये हम यूज़ करते हैं एक ऐसा सिलेंडर बनाने के लिए अलोंग द वाई एक्सिस जिसकी जो कैप्स हों वो कर्व्ड हों। है तो ये सिलेंडर, बट अगर आपको सिलेंडर चाहिए विद कर्व्ड कैप्स तो आपको यूज़ करना है ऑयल टैंक ऑब्जेक्ट। और इसके पैरामीटर बहुत सिंपल हैं। रेडियस देखिए, सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस, हाइट ऑफ द ऑयल टैंक, हाइट सेगमेंट्स, कैप हाइट। अगर आपने बिल्कुल 0 कर दी कैप हाइट तो आपको एक सिलेंडर ही मिलेगा, लेकिन अगर आपको कर्व्ड कैप चाहिए तो आपको कैप हाइट बढ़ानी पड़ेगी, राइट। और फिर जो कैप्स के सेगमेंट्स हैं वो कैप सेगमेंट्स पैरामीटर से हम कंट्रोल करेंगे, और जो अलोंग सर्क्यूमफेरेंस हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे रोटेशन सेगमेंट से। ओरिएंटेशन आपको पता ही है। इसके अलावा यहाँ पे हमको 3 हैंडल्स मिलते हैं। जो बीच वाला हैंडल्स है वो बीच वाला हैंडल है वो कंट्रोल करता है हाइट ऑफ द ऑयल टैंक, दिस वन कंट्रोल्स द रेडियस ऑफ द ऑयल टैंक, एंड दिस वन कंट्रोल्स द हाइट ऑफ द कैप्स। ओके, तो ये तीन हैंडल्स आपके पास यहाँ पर हैं। स्लाइस हमारा जाना बिछाना है। ओके, तो इस अगर आपको स्लाइस करना है इसे तो आप यहाँ स्लाइस टैब से इसको स्लाइस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास पिरामिड। और पिरामिड ऑब्जेक्ट क्या करता है कि 4 साइडेड जो पिरामिड होता है वो 4 साइडेड पिरामिड होता है और एक बेस, टोटल 5। ठीक है, इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो साइज अलोंग x, साइज अलोंग y एंड साइज अलोंग g। और यहाँ पर 3 आपके पास हैंडल्स हैं जिनसे आप इंटरएक्टिवली इसके साइज को चेंज कर सकते हो। सेगमेंट्स अलोंग अगेन डिग्री ऑफ सेगमेंट्स है, डिग्री ऑफ सब डिवीजन है इसके लिए। और देखिए जब ये ग्रिड ऑन होती है ना तो बीच बीच में ऑब्जेक्ट क्या होता है ठीक इसके सेंटर पे बनता है, मतलब आधा ग्रिड के ऊपर रहता है, आधा ग्रिड के नीचे रहता है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बंद कर सकते हो वर्क प्लेन को, फिल्टर में जाके वर्क प्लेन। ओके, और भी अगर आपको कुछ बंद करना है, जैसे इसको मैं टियर ऑफ कर लेता हूँ, जैसे आपको एक्सिस नहीं चाहिए, वर्ड एक्सिस नहीं चाहिए, वर्ड और हैंडल्स भी नहीं चाहिए। देखिए हैंडल्स भी गायब हो गए। आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए तो आप इसको सेव कर सकते हो एज ए प्रीसेट। तो फिल्टर में प्रीसेट जाके आप सेव प्रीसेट कर लें, और जब भी आप इस प्रीसेट को लोड करेंगे तो ये सब आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ओके, ओरिएंटेशन आप जानते ही हैं। इसके ऑब्जेक्ट को ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए। तो ये था हमारे पास पिरामिड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है प्लेटोनिक, और ये प्लेटोनिक टाइप्स ऑब्जेक्ट शेप्स यहाँ पे बनाता है, प्लेटोनिक टाइप सरफेसेस बनाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं रेडियस, सेगमेंट्स, ओके, और टाइप। मेन जो प्रॉपर्टीज़ है वो है टाइप है इसमें टेट्रा, हेक्सा, एक सेगमेंट बढ़ा के देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्टा। तो इस तरह की शेप्स अगर आपको बनानी है, इस तरह की ज्योमेट्री आपको बनानी है तो आप प्लेटोनिक ऑब्जेक्ट का यूज करें। डोडेका एंड आइकोसा डिफॉल्ट रहता है, डिफॉल्ट टाइप, एंड देन बकी। यह प्लेटोनिक। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ट्यूब। इसमें एक होता है इनर रेडियस, जो ट्यूब की जो वॉल है उसकी डेप्थ को कंट्रोल करता है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। अब हमने यहाँ पे हैंडल्स बंद करे थे, वापस ऑन कर लेते हैं। तो 2 हैंडल्स हैं हमारे पास, 3 हैंडल्स है एक्चुअली। एक करता है हाइट को कंट्रोल, एक करता है आउटर रेडियस को, और एक करता है इनर रेडियस को। ठीक है, फिर रोटेशन सेगमेंट्स हैं अलोंग द सर्क्यूफेरेंस। हमारे पास कैप सेगमेंट्स हैं, जो रेडियल सेगमेंट्स हैं कैप्स के। हाइट है, हाइट सेगमेंट्स हैं, और ओरिएंटेशन आप जानते हो, फ्लेट भी आप जानते हो।
ठीक है। तो फिलेट के लिए सेगमेंट्स और रेडियस। स्लाइस, वही स्लाइस एंगल है हमारे पास, और जो प्लेनर सरफेसेस हैं उनको उनकी डिग्री ऑफ सब डिवीजन डिफाइन करने के लिए रेगुलर ग्रिड और विड्थ पैरामीटर्स हैं। तो ये था हमारा ट्यूब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है टॉरस। टॉरस में एक होती है हमारे पास रिंग रेडियस और एक होती है पाइप रेडियस। देख रहे हैं, पाइप रेडियस और रिंग रेडियस, मतलब एक रेडियस तो रिंग की और एक रेडियस पाइप की, ठीक है। ये दो रेडियसेस होते हैं हमारे पास। फिर रिंग सेगमेंट्स हैं और पाइप सेगमेंट्स हैं। ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए, और स्लाइस में फिर वही फ्रॉम एंगल टू एंगल एंड डिग्री ऑफ सब डिविजन्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास बेजियर, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो प्रिमिटिव है, ये इससे आप इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो ओवर बेजियर कर्व इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए सुटेबल है किन किन चीज़ों को बनाने के लिए, कर्वी सरफेसेस जैसे कि कार की विंग्स, नॉइस कोन्स, सेल्स, इन सब को बनाने के लिए ये बहुत उपयुक्त है। तो अगर आप पॉइंट्स मोड में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये ब्लू लाइंस आपको दिख रही हैं, है ना। इसके पॉइंट्स बढ़ा सकते हो आप। सब डिवीजन एक्स पहले देख लीजिए, नंबर ऑफ सब डिवीजन अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई, राइट। और फिर ग्रिड पॉइंट्स। तो अभी इसके 3 ग्रिड पॉइंट्स हैं। देखिए, एक ग्रिड पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, 3, और ऐसे ही 3 नीचे की ओर हैं। तो 3x3 का है अभी। इसके हम ग्रिड पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, लेट्स सपोज 4x4। तो अब क्या करेंगे, हम पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं इसके रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से, ये वाले, और फिर अपना एक्सिस को ऑन करेंगे और इन्हें मूव कर देंगे। तो ये देखिए, ये बेजियर कर्व है, और ये जो सरफेस है उस कर्व के हिसाब से डिफॉर्म हो रही है। ठीक है। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं अलोंग एक्स, तो यहाँ पे क्लोज एक्स है, ये सरफेस क्लोज हो जाएगी। और वाई के अलोंग भी ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हो कर्व सरफेस बनाने के लिए, बेजियर टूल को, बेजियर प्रिमिटिव को। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एम्प्टी पॉलीगॉन। तो ये क्या करता है, ये कुछ नहीं बनाता। अगर मैं ऑन कर लूँ अपना वर्ड एक्सिस, या यहाँ पे जाके प्रीसेट ऑल, तो सब कुछ ऑन हो जाएगा। अब देखिए, पॉलीगॉन ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी पॉलीगॉन है, इसका खुद का कोई पॉइंट, पॉलीगॉन या एज नहीं है, ठीक है। तो एक प्लेस होल्डर की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं पॉलीगन पेन टूल में जाऊं और एक पॉलीगन को बनाऊं, तो अब ये पॉलीगन जो है इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में आ गया, क्योंकि एम्प्टी पॉलीगन ऑब्जेक्ट में आ गया, क्योंकि ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है इसका, और एक यूज़ तो ये है, और दूसरा यूज़ है कि आप इसको ग्रुप करने के लिए बना सकते हैं, क्योंकि इसकी खुद की ज्योमेट्री तो होती नहीं। तो सपोज आपके पास एक क्यूब है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक क्यूब है और एक टॉरस है, इन दोनों को आप ग्रुप करना चाहते हैं, तो एक एम्प्टी पॉलीगन लीजिए और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर लीजिए पॉलीगन से। तो अब ये एक प्लेस होल्डर हो गया, एक तरह से इनका पेरेंट हो गया है ये, ठीक है। ये देखिए,
तो इस तरह से भी इसका यूज़ कर सकते हो। अब एक ऑब्जेक्ट और है, एक जो कि प्रिमिटिव नहीं है, बहुत यूज़ होता है, उसका नाम है नल। वो यहाँ ऑब्जेक्ट ग्रुप में मिलेगा आपको, लेकिन प्रिमिटिव नहीं है, इसलिए ये प्रिमिटिव मेन्यू में नहीं मिलेगा। तो ये सबसे टॉप पे है नल। अभी क्या करता है, ये खुद ये रेंडर नहीं होता, इसका कोई पॉइंट्स नहीं होती, इसकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती, ये केवल एक एम्प्टी एक्सिस बनाता है 3D स्पेस में। ओके, इसमें ना पॉइंट्स होते हैं ना सरफेसेस होते हैं, और इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो जैसे आप एक नॉर्मल सरफेस को एडिट करते हो। ठीक है, जब आप ग्रुप करते हो ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट मैनेजर में, तो एक नल ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, और जो ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे उसके अंदर चले जाते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं एक क्यूब लेता हूँ और एक दूसरा क्यूब और एक ले लेते हैं हम कोन, अब हम इनको सेलेक्ट करेंगे तो ग्रुप करने के लिए शॉर्टकट है Alt G, या फिर ऑब्जेक्ट में जाके हम सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। देखिए क्या हुआ, एक नल ऑब्जेक्ट बना है और उसके अंदर तीनों ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। नल ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो मैं इस क्यूब को हटा देता हूँ तो आपको दिखेगा, ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है ना आपको, ये प्लेस होल्डर है इस नल ऑब्जेक्ट के लिए 3D स्पेस में। और इसकी शेप को आप चेंज कर सकते हो यहाँ एट्रीब्यूट मैनेजर से। अगर आप नल को सेलेक्ट करें तो ऑब्जेक्ट टैब में यहाँ पर है शेप, डिफ़ॉल्ट शेप है डॉट, इसको हम चेंज कर सकते हैं लोकेटर में या फिर सर्कल में, और सर्कल की रेडियस चेंज कर सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट इस शेप का। हमारे पास डायमंड है एक ऑप्शन, ट्रायंगल है, जो भी ऑप्शन लेना चाहें। केवल विजिबिलिटी सेक के लिए यहाँ पर है कि आपको जो नल ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखे कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है 3D स्पेस में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डॉट रहता है। तो अगर एक्सिस नहीं है, सपोज Alt D कर दूँ, मैं एक्सिस को बंद कर दूँ, तो बहुत मुश्किल होगा देखना, अगर कॉम्प्लेक्स सीन है, बड़ा सीन है, कि कहाँ पर नल ऑब्जेक्ट है। तो नल ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी बनी रहे व्यू पोर्ट में और हम आसानी से उसे लोकेट कर सकें, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास शेप होता है। हम कोई और शेप ले सकते हैं और फिर उसको, उसकी जो रेडियस है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स जो अभी हमने एक्सप्लोर किए हैं। अब हम एक्सप्लोर करेंगे सिलेक्शन टूल्स जो मिलते हैं हमें सिलेक्शन मेन्यू में। ओके, इससे पहले कि हम सिलेक्शन टूल्स की ओर बढ़ें, हम मोड्स को एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के मोड्स हैं। मोड्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन 3 मोड्स हम यूज़ करने वाले हैं वो है पॉइंट्स, एजेस एंड पॉलीगॉन्स। इनको आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ मोड्स मेन्यू से भी। ओके, पॉइंट्स, एजेस एंड पॉलीगॉन्स, और ये तभी एक्सेस होंगे जब आप ऑब्जेक्ट को एडिटेबल बनाओगे। उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हो उसके पॉइंट्स मोड में, एजेस को एजेस मोड में, और पॉलीगॉन्स को पॉलीगॉन्स मोड में। ये 3 मोड आप मोड्स मेन्यू से भी एक्सेस कर सकते हो, पॉइंट्स, एजेस एंड पॉलीगॉन्स। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये है कि जो एडिट मेन्यू होता है इसमें जो डिलीट कमांड होती है, और उसका शॉर्टकट भी है या तो बैक स्पेस की या डिलीट की आप प्रेस करें। ये रेफ़र करता है सेलेक्टेड पॉइंट्स को, पूरे ऑब्जेक्ट को रेफ़र नहीं करता। जैसे अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं है और मैं यहाँ से एडिट डिलीट करूँ, यहाँ पे हमारा क्यूब सेलेक्टेड है, देखिए ऑब्जेक्ट मैनेजर में, लेकिन कोई भी कंपोनेंट सेलेक्ट नहीं है, और हम एडिट डिलीट करें तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर हम पॉइंट को सेलेक्ट करें और फिर इसको एग्जीक्यूट करें, तो देखिए पॉइंट सेलेक्ट हो गया, उससे जितने भी फेसेस कनेक्टेड थे वो डिलीट हो गए, टॉप वाला और ये साइड वाला। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो एडिट मेन्यू में डिलीट कमांड है, ये ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होती, ये होती है कंपोनेंट्स के लिए। वो कंपोनेंट चाहे पॉइंट हो, चाहे एज हो, चाहे एक पॉलीगॉन हो। ओके, जिस भी मोड में आप रहते हैं, सपोज आप पॉइंट्स मोड में, हमने पॉइंट सेलेक्ट करें, अगर आप उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो एक कंटेक्चुअल मेन्यू आपको दिखेगा, और इस मेन्यू में वही कमांड्स आएंगी जो पॉइंट से रिलेटेड हैं, क्योंकि अभी हमारे पॉइंट सिलेक्टेड है। ओके,
जैसे कि आपको सपोज लाइन कट टूल चाहिए तो आप यहाँ से लाइन कट लीजिए और एक कट लगा लीजिए। इसी तरीके से अगर आप एजेस मोड में हैं और आपने कोई एज सेलेक्ट की है, आप राइट क्लिक करिए तो एज से रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे। अगर आप पॉलीगन्स मोड में हैं, पॉलीगन सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए तो पॉलीगन्स मोड में आपको पॉलीगन से रिलेटेड सारी कमांड्स दिखेंगी। और ये सबसे ज़्यादा कमांड्स होती हैं पॉलीगन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे फ्रेम से बाहर है कॉन्टेक्चुअल मेनू, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ये देखिए अभी भी इसमें 6 कमांड्स और हैं नीचे। ये सारी पॉलीगन से रिलेटेड कमांड हैं। ओके, आप जब सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर तो इनको आप कॉपी पेस्ट जो कमांड्स होती हैं Ctrl+C Ctrl+V से एक जगह से दूसरी जगह भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कमांड है, ये जो Ctrl+C Ctrl+V ऑपरेशन है, ये केवल काम करता है पॉइंट टू पॉइंट और पॉलीगन टू पॉलीगन मोड में। मतलब पॉइंट्स को आप कॉपी करें और पॉइंट्स में ही पेस्ट करें, पॉलीगन्स को कॉपी करें एक ऑब्जेक्ट से और दूसरे ऑब्जेक्ट के पॉलीगन्स मोड में ही पेस्ट करें। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। एक क्यूब और बना लेते हैं हम और इसको भी हम एडिटेबल कर देते हैं। अब आते हैं हम इस मोड में, पॉलीगन्स मोड में। सेलेक्ट किया मैंने एक पॉलीगन्स जो कि क्यूब में है, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा क्यूब 1 है। तो मैं प्रेस करूंगा Ctrl+C, इन 2 एलिमेंट्स को कॉपी कर लिया है मैंने। और अब मैं क्यूब 1 में जाऊंगा और प्रेस करूंगा Ctrl+V। देखिए ये एलिमेंट यहाँ से मैंने कॉपी किया था और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। अगर आपका कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है और आप Ctrl+V करें, एक बार Ctrl+C कर लिया आपने कॉपी करने के लिए, कुछ सेलेक्ट नहीं है, आप Ctrl+V करें तो वो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बनेगा। ये देखिए ये एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बन गया क्यूब 2 के नाम से। ओके, तो ये सब जानना जरूरी है। इससे पहले हम सिलेक्शन टूल्स की ओर बढ़ें। तो अब हम शुरू करते हैं सिलेक्शन टूल्स को। देखिए यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन टूल्स हैं, लाइफ सिलेक्शन, रेक्टेंगल सिलेक्शन, लेसो सिलेक्शन एंड पॉलीगन सिलेक्शन। ये टूल्स स्पेसिफिकली सेलेक्ट करने के लिए हैं। ओके, तो अगर आपने कोई टूल सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन टूल, और फिर आपने कोई और टूल यूज़ किया है, जैसे मैंने अभी सिलेक्शन टूल यूज़ करके इस पॉलीगॉन को सेलेक्ट किया है। अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं बेवल करता हूँ अगर, ये देखिए, तो अब आप वापस जा सकते हैं। अभी मेरा एक्टिव टूल क्या है, बेवल टूल, यहाँ पे देख सकते हैं बेवल एक्टिव टूल है। अगर आप वापस सिलेक्शन टूल में जाना चाहते हैं तो आप प्रेस करिए स्पेस बार। क्विकली आप टॉगल कर सकते हैं लास्ट यूज टूल और सिलेक्शन टूल के बीच में। अगर आप प्रेस करें शिफ्ट स्पेस बार तो आप स्विच कर सकते हो बैक एंड फोर्थ बिटवीन ईच ऑफ द लास्ट 2 सिलेक्टेड टूल्स, राइट। और जितने भी यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स हैं, सेलेक्ट, मूव, स्केल एंड रोटेट, ये तीनों टूल, इनके अंदर बिल्ट इन होती है सिलेक्शन फंक्शनैलिटी। मतलब केवल सिलेक्शन आप सिलेक्शन टूल से नहीं कर सकते, आप इनसे भी कर सकते हो। जैसे कि मूव टूल लिया तो मूव टूल से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, स्केल टूल से भी आप एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, और रोटेट टूल से भी आप एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो बिल्ट इन सिलेक्शन फंक्शनैलिटी होती है इसके अंदर। और अगर आप राइट माउस बटन ड्रैग करें तो आप पेड कर सकते हो एक तरह से सिलेक्शन। ये देखिए अभी मैं राइट माउस बटन मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं ड्रैग कर रहा हूँ। देखिए मूव टूल में था, अगर मैं स्केल टूल में भी हूँ तो भी मैं राइट माउस बटन क्लिक से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं रोटेट टूल में हूँ तो भी मैं राइट माउस बटन ड्रैग करके एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट व्यू पोर्ट से बाहर है, सपोज दूर है कहीं, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे विजिबल एरिया है उससे दूर है, तो आपको एक ब्लू आइकन दिखेगा, ब्लू एरो इसको हम बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं आउट ऑफ व्यू इंडिकेटर। तो जब भी आपको सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के साथ ये एरो दिखाई दिए तो आप इस पर क्लिक करिए इस आउट ऑफ व्यू इंडिकेटर पर, और वो ऑब्जेक्ट जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ द व्यू पोर्ट ले आएगा।
इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन रे। तो इसके लिए हम ये क्यूब डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास है सिलेक्शन रे। इस पे मैं ऑल्ट क्लिक करूँगा इसे इनेबल करने के लिए। तो इसके अंदर मेरे पास है स्फीयर, ऑयल टैंक एंड क्यूब। ओके, इस फाइल का नाम है explorepolygons.c4d, explore-polygons.c4d। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड जितने भी इसके पार्ट्स बनेंगे उन सब की फाइल्स एक सिंगल, उन सब के जो आपको ऑब्जेक्ट्स चाहिए ट्यूटोरियल फॉलो करने के लिए, वो सब एक ही फाइल के अंदर रहेंगे और वो इस फाइल में रहेंगे जिसका नाम है explorepolygons.c4d। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आप फॉलो अलोंग कर सकते हैं जो भी मैं यहाँ पे प्रोसेसेस बता रहा हूँ। ओके, तो इन एडिशन ऑफ सिलेक्शन टूल्स एक फीचर और होता है सिनेमा 4D का, उसको हम कहते हैं सिलेक्शन रेज। उसमें क्या होती है कि जहाँ पे भी आप क्लिक करते हैं व्यू पोर्ट में, अ रे इज सेंट इनटू द सीन। ओके, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स को वो रे हिट करती है, सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक रे जाएगी आगे की ओर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट, और जितने भी ऑब्जेक्ट को वो हिट करेगी उसको वो रिकॉर्ड कर लेगी। तो आपको करना क्या है कि आपको शिफ्ट राइट माउस बटन क्लिक करना है, ठीक है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स को उस रे ने हिट किया होगा वो आपके पास इस मेन्यू में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्यूब है, उसके पीछे ऑयल टैंक है, उसके पीछे ट्यूब है, तो रे ने उसे हिट किया है और अब मैं यहाँ से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि ट्यूब, ठीक है। अब अगर मुझे ट्यूब के साथ साथ ये ऑयल टैंक को भी सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा पहले, जिससे कि मेरे पास ये मेन्यू आए। शिफ्ट को रिलीज कर दूंगा, फिर से मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और ऑयल टैंक को सिलेक्ट कर लूँगा, राइट। और अगर मुझे ये अभी हटाना है ऑयल टैंक तो शिफ्ट राइट क्लिक मेन्यू के लिए, कंट्रोल क्लिक ऑन ऑयल टैंक। तो जिधर भी आपका जितने भी ऑब्जेक्ट्स को रे हिट करेगा उतने ऑब्जेक्ट्स आपके इस मेन्यू में आएंगे। जैसे ये मेरे पास ऑयल टैंक है, उसके ठीक पीछे एक स्फीयर है। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट राइट क्लिक करता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक, तो मेरे पास ऑयल टैंक और उसके पीछे स्फीयर, तो मैं स्फीयर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन रेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन फिल्टर की। सेलेक्ट मेन्यू में आते हैं। अब सिलेक्शन रेज की बात हमने कर ली। यहाँ पे है सेलेक्ट मेन्यू जिसमें है सारी सिलेक्शन कमांड्स, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स दिखते हैं, लाइव सिलेक्शन, रेक्टेंगल सिलेक्शन, लेसो सिलेक्शन, पॉलीगॉन सिलेक्शन, ये सब के सब इधर भी अवेलेबल है सेलेक्ट मेन्यू में। लाइव सिलेक्शन का शॉर्टकट है 9, रेक्टेंगल सिलेक्शन का है 0, लेसो का है 8 और पॉलीगॉन सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये जो लाइव सिलेक्शन या रेक्टेंगल सिलेक्शन है, सपोज लाइव सिलेक्शन को आप टेम्परेरीली इन्वोक करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। सपोज आप इस क्यूब में हैं और इसको मैं एडिटेबल बनाता हूँ और पॉइंट्स या पॉलीगन्स मोड में ही रहता हूँ। अब मैं इसको बेवल कर रहा हूँ, बेवल। अब अगर मुझे लाइव सिलेक्शन टूल चाहिए टेम्परेरीली तो मैं क्या करूँगा, जो इसका शॉर्टकट है, चाहे मैं लाइव सिलेक्शन टूल लूँ या रेक्टेंगल लूँ या लेसो लूँ, ये शॉर्टकट हमें ध्यान रखना है। 9 है शॉर्टकट लाइव सिलेक्शन का, तो 9 को मैं प्रेस करके रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं मेन कीबोर्ड पे। तो ये क्या हो गया, टेम्परेरीली स्विच हो गया है लाइव सिलेक्शन में, ओके। और जैसे ही मैं 9 की को रिलीज करूँगा ये वापस हो जाएगा बेवल टूल। सॉरी, एक बार और करते हैं, बेवल। अब 9 प्रेस किया, रिलीज किया, वापस बेवल। अभी बेवल है, 9 प्रेस किया, रिलीज किया, वापस बेवल हो गया। तो इनको स्टिकी कीज बोलते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे अगर यहाँ पर एक जैसे कि एक्सट्रूड है, ओके, एक्सट्रूड का शॉर्टकट है MT, लेकिन कॉमा करके D भी दिया हुआ है। ये D क्या है, स्टिकी की है। इसको आप दबा के रखिए D को, तो टेम्परेरीली आप एक्सट्रूड टूल में आ जाएंगे। और जैसे ही आप रिलीज करेंगे जो पीछे टूल था बेवल, वो आ गया।
ओके अभी भी बेवल एक्टिव है। इसी तरह से इनर एक्सट्रूड के लिए या एक्सट्रूड इनर कमांड के लिए है आई प्रेस करूंगा, इसको एक्सट्रूड इनर करूंगा और जैसे ही रिलीज करूंगा वापस मेरा बेवल टूल आ जाएगा। तो ये जो कीज हैं ये स्टिकी हैं, जैसे कि 9, 8 लेसो के लिए, ओके, और उसके लिए थी 0 रेक्टेंगल सिलेक्शन के लिए, सो 0 रेक्टेंगल सिलेक्शन, 8 लेसो सिलेक्शन, 9 लाइव सिलेक्शन, D एक्सट्रूड, I इनर एक्सट्रूड, और बेवल के लिए है बेवल के लिए कुछ नहीं है, ब्रिज के लिए जैसे B है, ओके। तो इस तरह से हम स्टिकी कीज का यूज कर सकते हैं। तो सिलेक्शन फिल्टर पे आते हैं। सिलेक्शन फिल्टर क्या करता है, ये केवल व्यू पोर्ट को इफेक्ट करता है कि आप व्यू पोर्ट में क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल और नन, पहले आप नन कर सकते हैं, फिर आके फिल्टर में आप एक एक ऑब्जेक्ट को ऑन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, जितने भी आपको चाहिए। तो वापस मैं इसे कर देता हूँ ऑल, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक लाइट ले आते हैं, लाइट, और फिर इसको ऊपर कर देता हूँ। देखिए अभी मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को, लाइट को। अगर मैं यहाँ इसे डिसेबल कर दूँ सब कुछ, सिलेक्शन में जाऊँ, सेलेक्ट में जाऊँ, सिलेक्शन फिल्टर, और मैं लाइट को ऑफ कर दूँ, यहाँ से डिसेबल कर दूँ लाइट को, तो क्या होगा कि अब मैं लाइट को सिलेक्ट नहीं कर सकता, मैं और सब कुछ सिलेक्ट कर सकता हूँ लेकिन लाइट को सिलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये केवल व्यू पोर्ट के लिए है। मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके लाइट सेलेक्ट करूँगा तो एक्सिस उस पर अपीयर हो जाएगा। तो ये जो फंक्शनैलिटी है इस सिलेक्शन फिल्टर की, ये केवल व्यू पोर्ट के लिए है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप पॉलीगन्स को नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं लाइट को ऑन कर लेता हूं और पॉलीगन्स को ऑफ कर लेता हूं। तो अब देखिए कुछ भी मैं इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूं क्योंकि ये पैरामेट्रिक ऑब्जेक्ट है, अभी इसको हमने एडिटेबल नहीं बनाया। अगर मैं इसको भी एडिटेबल बना दूं, बाकी सब एडिटेबल हैं, इस स्फीयर को, और अब सेलेक्ट करने की कोशिश करूं, नहीं सेलेक्ट होगा कोई भी पॉलीगॉन, लेकिन लाइट सेलेक्ट हो जाएगी। तो आप अब समझ गए होंगे ये क्या करता है सिलेक्शन फिल्टर। अब आप अगर एक लाइट और बना लें यहाँ पे कंट्रोल ड्रैग करके, फिर आप सिलेक्शन फिल्टर में जाएं और सेलेक्टर पे क्लिक करें, तो एक सेलेक्टर डायलॉग बॉक्स या विंडो आपको मिलेगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप चाहते हो सारे पॉलीगन सेलेक्ट हो जाएं तो सारे पॉलीगन सेलेक्ट हो जाएंगे अपने आप। अगर आप चाहते हैं सारी लाइट सेलेक्ट हो तो आप लाइट पे क्लिक करेंगे तो दोनों लाइट्स देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गई हैं। देखिए सारे पॉलीगॉन्स यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। तो ये है सेलेक्टर विंडो और सिलेक्शन फिल्टर, ओके। अब हम बात करते हैं लूप सिलेक्शन के बारे में, लूप सिलेक्शन टूल के बारे में। तो इनको मैं डिलीट कर लेता हूं यहाँ से, और सिलेक्शन रे को भी मैं हाइड कर देता हूं, और अब बनाता हूं मैं एक स्फीयर, और इसके सेगमेंट्स हम इंक्रीज कर देते हैं, इसको कर देते हैं एडिटेबल, क्योंकि हमें जो सिलेक्शन टूल है वो एडिटेबल ऑब्जेक्ट पे ही काम करेंगे, ऑलराइट। तो जो लूप सिलेक्शन टूल है, पॉलीगन्स मोड में आता हूँ, सेलेक्ट लूप सिलेक्शन। जो लूप सिलेक्शन टूल है यूएल इसका शॉर्टकट है। ये उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है जो कनेक्ट होती हैं एक लूप के शेप में, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया, एक पूरा लूप सेलेक्ट हो गया है पॉलीगन्स का। इसी तरह से एज का लूप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह पॉइंट्स का लूप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर देखेंगे पॉलीगन्स और एजेस मोड में हमारे पास स्टॉप एट पोल्स है, लेकिन पॉलीगन्स मोड में नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आते हैं हम पॉइंट्स मोड में या एजेस मोड में। तो देखिए स्टॉप एट पोल्स, तो यहाँ पे पोल है हमारा, और ये सिलेक्शन अगर क्लिक करें हम तो यहाँ पर पोल पे रुक जाता है।
अगर ये क्लियर हो चेक बॉक्स तो देखिए क्या होगा, ये पोल पर नहीं रुकेगा। देखिए अब ये पूरा सिलेक्शन हो गया। तो पोल्स पे रोकने के लिए स्टॉप एट पोल्स करना पड़ेगा हमें, तो फिर जाके ये पोल पे रुक जाएगा। इसी तरीके से अगर हम स्टॉप एट नॉन क्वाड्स कर दें तो जहाँ पे भी इसे पहला नॉन क्वाड मिलेगा वहाँ पे सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे सारे ट्रायंगल्स हैं, ये नॉन क्वाड्स हैं, तो किसी भी एज लूप पे आप सेलेक्ट करिए, वो वहाँ पे जाके रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वाड नहीं है और यहाँ पे हमने स्टॉप एट नॉन क्वाड किया हुआ है। दूसरा है स्टॉप एट सेलेक्शंस। इसमें क्या होता है कि ये सिलेक्शन पे रुक जाएगा। जैसे मैं शिफ्ट के साथ ये दूसरा सेलेक्ट कर रहा हूं लूप। अब अगर मुझे सेलेक्ट करना है ये वाला लूप, यहां से यहां तक बस ऐड करना है इस सिलेक्शन में, तो क्या होगा, अगर मैं स्टॉप एट सिलेक्शन क्लियर रखूंगा तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये प्रीव्यू आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा रिंग सेलेक्ट लूप सेलेक्ट हो रहा है और मुझे केवल यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करना है। तो मैं स्टॉप एट सिलेक्शन करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये देखिए इस तरह से सिलेक्शन बन गया, और यहां पे भी शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा तो इस तरह से सिलेक्शन बन गया। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि स्टॉप एट सिलेक्शन, स्टॉप एट नॉन क्वाड्स एंड स्टॉप एट पोल्स कैसे काम करता है। नेक्स्ट टूल है हमारे पास रिंग सिलेक्शन टूल, और ये टूल सिमिलर है लूप सिलेक्शन टूल के, लेकिन रिंग सिलेक्शन टूल क्या करता है, उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है जो फॉर्म करते हैं ब्रॉड रिंग शेप। ओके, ये तीनों मोड्स में काम करता है, पॉइंट्स मोड में, एजेस मोड में और पॉलीगॉन्स मोड में। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करिए यहाँ से रिंग सिलेक्शन, डिसेलेक्ट कर लेता हूँ मैं सब कुछ यहाँ पे, और उसके बाद देखिए मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं फिर से। स्टॉप एट पोल्स, तो ये पोल पे स्टॉप हो जाएगा, तो ये पोल है यहाँ पर, एक्चुअली दो पोल्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। सो स्टॉप एट पोल्स तो केवल पोल्स पे होगा। इसी तरीके से स्टॉप एट सिलेक्शन है, और स्टॉप एट नॉन क्वाड है, जो पहला ट्रायंगल से मिलेगा यहाँ पे, वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, अब अगर आप इसको लिमिट करना चाहते हैं रिंग को, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप सेलेक्ट करें, क्लिक करें, तो माउस को रिलीज ना करें और लेफ्ट या राइट की तरफ ड्रैग करें, तो ये आपका जो सिलेक्शन है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। देखिए कैसे, ये देखिए थोड़ा रिफ्रेश की प्रॉब्लम है यहाँ पर, लेकिन आप जब करेंगे तो आपको क्या करना है, क्लिक करके छोड़ना नहीं है उसको, माउस पॉइंटर को, और फिर ड्रैग करना है। ये देखिए अब दिखा रहा है, अगर मैं अभी छोड़ दूंगा माउस बटन को तो तीन एजेस मेरी सेलेक्ट होंगी रिंग में, और इसी तरीके से मैं इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। लेफ्ट और राइट आपको ड्रैग करना है। ये देखिए, तो ये फंक्शनैलिटी है रिंग सिलेक्शन टूल की। नेक्स्ट टूल है हमारे पास आउटलाइन सिलेक्शन टूल, और ये सिलेक्ट करता है एजेस जो आउटलाइन करती हैं सिलेक्टेड पॉलीगन्स को। तो देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले हम पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, तो ये 9 पॉलीगॉन्स हमने सेलेक्ट कर लिए, और जब हम अब आउटलाइन सिलेक्शन कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा कि जो आउटलाइन है इनकी वो सेलेक्ट हो जाएगी इन सेलेक्टेड पॉलीगन्स की। तो देखिए कैसे काम करता है, सेलेक्ट में जाएंगे, आउटलाइन सिलेक्शन करेंगे, और फिर जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो जो एलिजिबल सिलेक्शन होगा उसके चारों ओर हमें ये वाइट बाउंड्री दिखाई देगी। आप इस पर क्लिक करिए और देखिए क्या हो गया, पॉलीगन्स मोड से ये एजेस मोड में गया, और इसने वो सारी एजेस सेलेक्ट कर ली जो आउटलाइन थी हमारे पॉलीगन सिलेक्शन की। ठीक है, तो इस तरह से ये टूल काम करता है। ओके, नेक्स्ट टूल है हमारे पास फिल सिलेक्शन, और एजेस मोड में ये टूल
पॉलीगन सिलेक्शन बनाता है एक एग्जिस्टिंग एज सिलेक्शन से। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एज सिलेक्शन ऑलरेडी है, अगर हम जाएं सिलेक्ट में और फिल सिलेक्शन कर दें और फिर यहाँ पे क्लिक करें तो क्या होगा, चाहे हम बाहर क्लिक करें या अंदर क्लिक करें, अगर हमने अंदर किया तो अंदर वाले पॉलीगन सेलेक्ट होंगे और बाहर क्लिक किया तो बाहर वाले सेलेक्ट होंगे। तो ये दोनों तरह से काम करता है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, अगर आपने अंदर वाले सेलेक्ट किए हैं तो आप सेलेक्ट में जाके इन्वर्ट भी कर सकते हैं, यूआई शॉर्टकट है, जो भी मेथड आप अपनाना चाहें। तो जो भी आपका पॉलीगॉन सिलेक्शन है या एज सिलेक्शन है, फ्रेंच हो गई थी थोड़ी सी, जो एज सिलेक्शन है उसको आप फिल कर सकते हैं। तो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हम लूप सिलेक्शन टूल में हैं और हमने एक लूप ऐसे लिया, एक लूप ऐसे लिया और अब हमें बीच में कुछ सेलेक्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि स्टॉप एट सिलेक्शन ऑन है हमारा, तो ये यहाँ पे रुक जाएगा सिलेक्शन और एक बार यहाँ शिफ्ट के साथ अब हमें कोई सा भी ये वाला एरिया सेलेक्ट करना है या ये वाला इसके लिए हमें क्लोज करना पड़ेगा। इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से भी, और फिर लेते हैं हम अपना फिल सिलेक्शन। ये देखिए, क्लिक करिए तो ये सेलेक्ट हो गया। चाहे आप इसे सेलेक्ट करना चाहें या फिर ये वाला एरिया सेलेक्ट करना चाहें, तो बहुत फ्लेक्सिबल टूल है जिसको आप जैसा भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टूल है हमारे पास पाथ सिलेक्शन टूल, और वो क्या करता है, वो पॉइंट्स मोड में और एजेस मोड में पाथ सिलेक्शन करता है। देखिए कैसे, यहाँ से हम एक्टिवेट करेंगे पाथ सिलेक्शन और अब आप ड्रैग करना है आपको, बस पेंट की तरह एक पाथ पे आप ड्रैग करते रहिए। ये सेलेक्ट हो गया। अगर आपको इधर मुड़ना है तो क्या करना होगा, छोड़ दीजिए माउस बटन को, ये सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट प्रेस करिए और इधर को चलिए, फिर छोड़ दीजिए। पहले माउस छोड़ना फिर शिफ्ट छोड़ना, उसके बाद फिर ऊपर की ओर गए, पहले माउस छोड़ा फिर शिफ्ट छोड़ा, फिर इधर की ओर गए, माउस छोड़ा शिफ्ट छोड़ा। ऐसे ही हमारे पास है एजेस मोड जिसमें हम पाथ सिलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले डी सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर वापस जाते हैं पाथ सिलेक्शन में और ड्रैग करिए। ये देखिए, ये सेलेक्ट हो गई। शिफ्ट इधर ड्रैग करिए, छोड़ दीजिए माउस पॉइंटर को, फिर शिफ्ट को, फिर ऊपर माउस पॉइंटर को छोड़िए, फिर शिफ्ट को, फिर शिफ्ट प्रेस करिए और फिर माउस पॉइंटर को छोड़िए और फिर शिफ्ट को। तो ये भी बहुत यूज़फुल कमांड है पाथ सिलेक्शन की। यहाँ पे तो बहुत सिंपल मैंने दिखाया, लेकिन अगर आप एज फ्लो वाला ट्यूटोरियल देखें जिसमें हमने एज फ्लो के बारे में बात की है, वहाँ पे भी हमने इस टूल का इस्तेमाल किया है। ओके, ये था पाथ सिलेक्शन टूल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉन्ग ब्रेक सिलेक्शन के बारे में। तो इसके लिए मुझे इस स्फीयर को डिलीट करना होगा और ये फॉन्ग ब्रेक है, इसकी फॉन्ग ब्रेक जो नल ऑब्जेक्ट है, इसकी विजिबिलिटी आप ऑन करिए। इसमें एक सिलेंडर है, तो जो फॉन्ग ब्रेक सिलेक्शन होता है ये यूज़ होता है मैकेनिकल मॉडल्स में, लो रेंज मैकेनिकल मॉडल्स में, ठीक है, जहाँ पे की जो एजेस होती हैं वो असाइंड होती हैं वाया फॉन्ग ब्रेक शेडिंग। ओके, तो उन लो रेंज मैकेनिकल मॉडल्स में सिलेक्शन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर सपोज आपने वो किसी और एप्लीकेशन से इंपोर्ट किए हैं सिनेमा 4D में, तो यहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो फॉन्ग ब्रेक सिलेक्शन। तो जैसे ही आप फॉन्ग ब्रेक सिलेक्शन टूल को एक्टिव करोगे, UN इसका शॉर्टकट है, तो जो एलिजिबल फॉन्ग ब्रेक एजेस हैं, ठीक है, या जो एलिजिबल पॉलीगन्स हैं जहाँ पे कि फॉन्ग ब्रेक लगा हुआ है, वो ब्लू में हाईलाइट हो जाएंगी। ठीक है, ये एक्चुअली फॉन्ग एज ब्रेक्स हैं जो ब्लू में हैं। और जब आप क्लिक करोगे इस टूल से, तो अगर आप एजेस मोड में हैं तो आप वो एजेस सेलेक्ट कर सकते हो जो फॉन्ग ब्रेक की हैं। अगर आप पॉलीगन्स मोड में हो, देखिए आप पूरा जो फॉन्ग ब्रेक है वो सेलेक्ट कर सकते हो। दो जो एजेस ब्रेक हैं, फॉन्ग एंगल जिनका ब्रेक है, उसके बीच के पॉलीगन्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो हाईलाइटेड ब्लू कलर है ये दिखाता है आपको कहाँ पे आपका फॉन्ग ब्रेक है। ओके,
अब हम बात करते हैं फॉन्ग टैग के बारे में। तो इसको मैं बंद कर देता हूं और मैं बनाता हूं एक सिलेंडर। इसकी रेडियस हम रखेंगे 50, हाइट रखेंगे 85 और रोटेशन सेगमेंट्स रखेंगे 20। ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट आप नोटिस करोगे कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, कोई प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट बनाते हो या कन्वर्ट करते हो उसको एडिटेबल पॉली में, एक फॉन्ग टैग आपको मिलता है। एंगल लिमिट ऑन रहती है और फॉन्ग एंगल 40 डिग्रीज रहता है। ठीक है। तो अगर हम इसको डिलीट कर दें, देखिए, और वापस में जाऊं अगर ग्राउट शेडिंग लाइंस मोड में, तो जो अब तक हमारे पास स्मूथ स्फीयर था, अब यहाँ पे ये लाइंस आ गई हैं। ठीक है। अब हमें अगर इसको स्मूथ करना है, देखो मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ये स्मूथ स्फीयर स्मूथ सिलेंडर है हमारे पास। अगर मैं अब इसको डिलीट कर दूं तो अब ये स्मूथ नहीं रहा, और अब मुझे अगर इसे स्मूथ बनाना है तो मुझे हाई नंबर ऑफ रोटेशन सेगमेंट्स चाहिए होंगे, इतने सारे, तब जाके मैं इसको स्मूथ बना पाऊंगा। लेकिन जो ओरिजिनल 20 था उस केस में ये स्मूथ नहीं रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो फॉन्ग टैग है वो एक तरह का इल्यूजन पैदा करता है। ठीक है। और वो इल्यूजन जब पैदा होता है तो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ दिखता है। ठीक है। तो लेस नंबर ऑफ सब डिविजन से ही हमारा ऑब्जेक्ट स्मूथ हो जाता है, क्योंकि फॉन्ग टैग हमारे लिए ये काम कर रहा है। ठीक है। अगर अब वापस हम इसमें फॉन्ग टैग लगाएं तो क्या होगा? कहाँ से मिलेगा हमें? वो टैग्स में जाएंगे, मॉडलिंग टैग्स में जाएंगे और उसमें मिलेगा हमें फॉन्ग। देखिए बाय डिफॉल्ट ये ऐसा हो जाएगा फॉन्ग टैग लगाने के बाद भी, क्योंकि जो एंगल लिमिट है वो, तो अगर हम इसे ऑन कर दें, इसे इनेबल कर दें एंगल लिमिट को, तो देखिए वापस हमारा ऑब्जेक्ट स्मूथ हो गया। तो ये जो फॉन्ग एंगल पैरामीटर है ये अलाउ करता है आपको एक एंगल डिफाइन कर, आपको एक एंगल डिफाइन करने देता है, जिससे कि क्या होगा, जो दो नेबरिंग सरफेसेस हैं वो राउंड हो जाएंगी, वो स्मूथ हो जाएंगी, आपको स्मूथ अपीयरेंस दिखेगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो अगर हम इसका एंगल भी कम करते हैं तो देखिए यही पोजीशन थी हमारे पास बिना टैग की। अगर हम 0 कर दें तो बिल्कुल वैसे ही जैसे इस पर टैग लगा ही ना हो, फॉन्ग टैग। और जब हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ये स्मूथ होता जाता है। ठीक है। तो ये था फॉन्ग ब्रेक सिलेक्शन और फॉन्ग टैग। अब कभी कभी आपको डिलिबरेटली फॉन्ग ब्रेक सिलेक्शन करना पड़ता है। सपोज आप एक स्मूथ से ट्रांजिशन चाहते हैं, एक स्मूथ से बहुत टाइट ट्रांजिशन हो, एक तरह से लीनियर ट्रांजिशन हो जाए बिटवीन नेबरिंग सरफेसेस, तो उस केस में आपको फॉन्ग ब्रेक करनी चाहिए। फॉन्ग ब्रेक जो फॉन्ग शेडिंग है वो आपको ब्रेक करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं सिलेंडर को डिलीट कर रहा हूं और अब बना रहा हूं एक स्फीयर, और इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स 20 और बढ़ा देते हैं, 32 कर देते हैं। अब देखिए जब मैं इसको एडिटेबल पॉली बनाऊंगा, अब सपोज मैं चाहता हूं कि मेरी जो फॉन्ग शेडिंग है वो इन दो लूप्स में ब्रेक हो जाए, इससे यहाँ से यहाँ तक तो स्मूथ ट्रांजिशन रहे, फिर लीनियर ट्रांजिशन आए और उसके बाद फिर से स्मूथ हो जाए। तो इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? सबसे पहले मुझे लूप सेलेक्ट करना होगा। तो मैं लूप सेलेक्ट करूँगा ये, और फिर शिफ्ट के साथ दूसरा लूप। उसके बाद मैं जाऊँगा मैश नॉर्मल्स, मुझे एज लेने होंगे, पॉलीगन्स नहीं, सॉरी। तो कंट्रोल क्लिक करता हूँ मैं तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर से ये बीच वाले नहीं चाहिए हमें। तो वापस मैं लूप सिलेक्शन से ये वाली एज और ये वाली एज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर जाता हूँ मैं मैश
नॉर्मल्स, ब्रेक, फॉन्ग शेडिंग। अब वापस अगर आप देखें तो आपको ट्रांजिशन दिखेगा कि यहाँ पे जहाँ पे मैंने ब्रेक की है वहाँ पे ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है। तो अगर इस तरह की आपको कभी ज़रूरत पड़े फॉन्ग शेडिंग को ब्रेक करने की, तो आप मैश, नॉर्मल, ब्रेक, फॉन्ग शेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको वापस उसको अंडू करना है तो मेक श्योर वो एजेस सेलेक्टेड हों जो आप जहाँ पे आपने फॉन्ग शेडिंग ब्रेक की थी, और उसके बाद जाएं आप मैश में, नॉर्मल्स में, और ब्रेक फॉन्ग शेडिंग। उससे पहले एक कमांड भी है यहाँ पे, सेलेक्ट ब्रोकन फॉन्ग एजेस। अगर आपको अनब्रेक करनी है तो उससे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन सी आपने ब्रेक की थी एजेस। तो फिर सेलेक्ट ब्रोकन फॉन्ग एजेस करोगे आप तो वो सेलेक्ट हो जाएंगी, और उसके बाद आप लोगे अनब्रेक फॉन्ग शेडिंग, तो वापस स्मूथ अपीयरेंस हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की। ओके, तो ये था आपका फॉन्ग टैग और फॉन्ग शेडिंग। इसके बाद हमारे पास कमांड है मिरर सिलेक्शन। तो इसके लिए मैं ये स्फीयर डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मिरर सिलेक्शन है, इसकी विजिबिलिटी मैं ऑन कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद इसे एक्सपेंड कीजिए, सिलेंडर 1 को सिलेक्ट कीजिए और पॉलीगन्स मोड में आइए। देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 सिलेंडर हैं। ओके, यहाँ पे मैंने ये वाला लूप सिलेक्ट किया है इस वाले सिलेंडर पे। ओके, और इस वाले सिलेंडर पर मैंने ये वाला लूप किया है। तो इसका जो इक्विवेलेंट है वो ये है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अभी सेलेक्टेड नहीं है, इसका जो मिरर सिलेक्शन है वो ये है। तो अब मिरर करने के लिए सिलेक्शन को हम क्या करते हैं, मैश में जाएंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, मिरर सिलेक्शन और सेटिंग्स, इस गियर आइकन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले U और फिर शिफ्ट V प्रेस करें तो भी ये इसकी सेटिंग ओपन होगी, मिरर सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है स्पेस, इसमें है ऑब्जेक्ट एंड वर्ड। तो जो ऑप्शंस हैं इस स्पेस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो है ऑब्जेक्ट एंड वर्ड, ये यूज होते हैं डिफाइन करने के लिए कि किस स्पेस में आप मिरर ऑपरेशन को, मिरर प्लेन को प्लेस करना चाहते हैं, किस स्पेस में आप मिरर प्लेन को रखना चाहते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन लेंगे यहाँ से तो प्लेन प्लेस होगा ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर आप वर्ड ऑप्शन लेंगे तो जो प्लेन है, जो मिरर प्लेन है, वो प्लेस होगा इमूवेबल वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप मूव नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है मिरर प्लेन की कौन से प्लेन में, कौन से प्लेन में आप मिरर प्लेन को रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये डिफाइन करता है मिरर प्लेन। अगला है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है कि अगर आप सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में इस मिरर सिलेक्शन टूल को यूज कर रहे हो तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे सिमेट्रिकल है तो इस टॉलरेंस की आपको ज़रूरत ही नहीं है, इस पैरामीटर की। अगर एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं तो चेक होगा कि जो एलिमेंट्स हैं, जो पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, क्या इस टॉलरेंस के विद इन वो लाई करते हैं। ओके, इस टॉलरेंस के विद इन वो हैं। अगर वो एलिमेंट्स हैं तो कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर इस टॉलरेंस के अंतर्गत वो दोनों एलिमेंट्स हैं तो कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट में। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट में इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। और तीसरा है सिलेक्शन मोड, जिसमें है मिरर ऐड, जिसमें कि ऐड होगा सिलेक्शन, मिरर सब्ट्रैक्ट, जिसमें कि सब्ट्रैक्ट होगा, और फ्लिप में क्या होगा, सिलेक्शन फ्लिप हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्लिप ही चेक कर लेते हैं। जैसे ही फ्लिप करेंगे ये वाला सिलेक्शन यहाँ जाना चाहिए और ये वाला इधर चला जाना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं कंट्रोल G कर रहा हूँ वापस आने के लिए। वापस जा रहा हूँ मैं सेलेक्ट में और मिरर सिलेक्शन ऑप्शन में, और इस बार मैं कर रहा हूँ ऐड। तो क्या होगा, देखिए ऐड हो जाएंगे सिलेक्शन। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल G कर रहा हूँ तो ये वाला सिलेक्शन यहाँ ऐड हो गया और ये पूरा यहाँ ऐड होगा, मतलब दोनों आइडेंटिकल बन गए। देखा आपने, सिलेक्ट, मिरर सिलेक्शन, मिरर ऐड, सिलेक्शन मोड मिरर ऐड, और ओके क्लिक करेंगे तो दोनों मिरर हो गए, ऐड हो गए। इसी तरीके से अगर अब मैं
इसको सिलेक्ट करूं, इसको सिलेक्ट करूं, इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको सिलेक्ट करता हूं। अब देखिए अब क्या होगा जब मैं सिलेक्ट करूंगा सबट्रैक्ट। देखिए इस वाले सिलेक्शन से इधर जो सिलेक्शन था वो सब कुछ सबट्रैक्ट होके केवल यही बच गया जो इधर था। तो आपने देखे तीनों ऑपरेशंस, फ्लिप में फ्लिप हो जाएंगे, ऐड में ऐड हो जाएंगे दोनों तरफ, और सबट्रैक्ट में एक सिलेक्शन दूसरे सिलेक्शन से सबट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका मिरर सिलेक्शन टूल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। फेसबुक और ट्विटर पर हमसे जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करें। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।